हमारे बीच में महिला उत्थान सशक्तिकरण ट्रस्ट की संचालिका श्रीमती रेणु रतोले जी उपस्थित हैं। उत्तराखंड सामाजिक संस्थान संगठन ने आज इनका सम्मान किया है। मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि आपको एक तो इस कार्यक्रम को करने की, संस्था को बनाने की इंस्पिरेशन कैसे मिली और आपने कैसे शुरुआत किया और आज जो है कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके बीच में, तो थोड़ा सा आपने ट्रस्ट के बारे में बताएं। नमस्कार पहले तो आप सब लोगों को, और मैं सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा आप सब लोगों को ही नमस्कार करती हूँ और सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इस लायक समझा। और जहाँ तक आपने जैसे कहा है कि मेरे को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो जैसा कि मेरा बचपन बहुत वैसे गुजरा है, मतलब कि परवरिश बहुत अच्छी रही, बट एक रूढ़िवादिता उसमें मैं पली हूँ, जिसमें मतलब कि घर से बाहर नहीं निकलना, और लड़कियों मतलब हम लड़कियों को घर से बाहर निकलने की मनाही थी। तो उस समय का समाज भी कुछ ऐसे था कि ज़्यादा लड़कियों को बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। तो वही हमारे माँ बाप ने भी अपनाया, और मैं 5 भाइयों की अकेली बहन थी, तो भाई लोग भी नहीं चाहते थे कि मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलूँ। तो लेकिन परवरिश बहुत अच्छी दी है, मुझे अच्छी एजुकेशन दी है। मैंने पीजी किया हुआ है उस टाइम का, और मैंने इको से पीजी किया है, और इसके अलावा मैंने टाइपिस्ट वगैरह सब कुछ सीखा। स्टेनो की मेरे पापा ने को ट्रेनिंग दिलवाई, बाकायदा मैंने सब कुछ सीखा है। बट नौकरी उन्होंने मुझे नहीं करने दी। तो कहीं ना कहीं अंदर एक वो था कि मतलब लड़की होकर के शायद कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो उसके बाद फिर शादी हो गई, माँ बापा ने कहा शादी के बाद ही करना। और उस दरमियान मेरे पास जो है 3 मेरे पास सरकारी नौकरियाँ आई, बट अपनी रूढ़िवादिता और अपने माँ बापों के दबाव में आकर नहीं मैं कर पाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं शादी से पहले नौकरी करूँ। ताकि उनको ये था कि भाई 5 भाइयों की अकेली बहन है और एक ही हमारी बेटी है, तो लोग क्या कहेंगे कि अपनी लड़की की कमाई खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ करना है शादी की बात करना। तो फिर ऐसे ही बस करते करते शादी भी होगी। 22 साल में मेरी शादी हो गई थी। जनवरी 1991 में मेरी शादी हो गई थी, 25 जनवरी को। उसके बाद फिर अपनी गृहस्थी में रम गई मैं। 2 साल बाद मेरे बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, उन्हीं में रम गई। फिर अपने को समझ लिया कि भाई चलो अब इन्हीं में रम जाते हैं, जैसे होता नहीं है औरत अपनी घर गृहस्थी में रम जाती है। लेकिन उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो अंदर से एक खालीपन बहुत सालता था। जब मैं लोगों को देखती थी कि लोग मतलब कई बहनें जो हमारी थी सर्विस करती थी, महिलाएं जाती थी, तो अंदर से एक होड़ उठती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई। तो जज्बा था मेरे को कुछ करने का। तो जब थोड़ा सा बच्चे मेरे बड़े हुए तो मैंने जो है टिफ़िन का काम शुरू किया। मैंने कहा मुझे अर्निंग चाहिए, जो मैं अपने पति के हाथ में बार बार यूँ लगाऊँ मुझे पैसे दो। तो मैंने उनसे अनुमति मांगी, मैंने कहा मैं टिफ़िन करना चाह रही हूँ। कुछ बच्चे थे वहाँ पे जो कहते थे कि आंटी हम यहाँ पे हमको खाने की बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा चलो मैं बना दूँगी। तो मैंने अपने घर से पहले शुरुआत करी टिफ़िन की। तो टिफ़िन भी मेरा बहुत अच्छा निकला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को खालीपन से महसूस हो रहा था कि नहीं, इसमें भी मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तो उस टाइम पे मैंने मतलब इतना अच्छा मैंने टिफ़िन का चलाया था कि जब मेरे बच्चे कॉलेज कर रहे थे तो मैंने एक बच्चे का कॉलेज का खर्चा मैंने खुद का उठाया। तो अच्छा चल रहा था मेरा, बट नहीं, मुझे घर से बाहर निकलना था। मैं एक अंदर बन के नहीं रहना चाहती थी, तो मुझे करना था कुछ। तो उसी दरमियान मेरे जीवन में वीएलसीसी आया। एक हमारे घर पे छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें मतलब वीएलसीसी उस समय वेल साइंस के नाम से था। तो वो कंपनी के लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है कि आप हमारे प्रोडक्ट लो, इसमें करो। तो मैंने प्रोडक्ट तो ले लिए, बट 1-2 महीने तक ऐसे पड़े रहे, वो नहीं खाए। लेकिन फिर मेरे को उसमें काम करने का शुरुआत हुआ, मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई। तो इसका मैं पूरा श्रेय जो अपनी वीएलसीसी वेल साइंस को दूंगी। उसके बाद मेरे को वीएलसीसी वेल साइंस के बाद मुझे लोग थोड़ा मोहल्ले के जानने लगे, क्योंकि मैं फेसबुक में अपलोड करती थी। और उस समय स्टेटस चलाना तो मैं नहीं जानती थी, बट फेसबुक में अपलोड करती थी अपने प्रोडक्ट, अपने आप को। तो मोहल्ले के काफ़ी लोगों ने मुझे जाना। फिर ऐसे ही करते करते मैं थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य करने लगी। जैसे कहीं पे कुछ होता था तो मैं चली जाती थी। मेरे से जितना हो सकता था मैं उस काम को करती थी, और लोगों को भी अच्छा लगता था कि हमारे सुख दुख में आती है। इवन अगर रात को भी कोई मुझे कहे ना कि मैडम मेरे को ये कुछ समस्या हो, तो मैं समय नहीं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि क्या बज रहा है, उठे चल दिया अपना। तो यही मेरा उस समय था। तो धीरे 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 जब सामाजिक कार्य करने लगे, तो एक दिन हमारे यहाँ पे घर के पास शराब की दुकान खुल रही थी।
2017 या 18 की बात होगी, 13 अप्रैल का टाइम था, मेरे बच्चों का बर्थडे था उस दिन। तो यहाँ पे कुछ लोग आए मेरे पास, कह रहे कि यहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है, कैसे होगा। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, अब खुल रही तो मैं क्या करूँ, मैं अकेले ही भाई क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं कि आप कर सकते हो, हम आपके साथ खड़े। यहाँ पे हमारे प्रदीप गौड़ जी है, वो मेरे पास आया लड़का, तो नहीं आंटी आपने करना है। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, कि नहीं आप चलो हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे साथ पूरे मोहल्ले में घूमा। मैंने कहा यहाँ पे जो है शराब की दुकान खोल रही है, तो इसे बंद करवाना है। तो वो लोग सब मेरे साथ आ गए, सारे मोहल्ले वाला पूरा इकट्ठे हो गया। और आप यकीन नहीं करोगे, 5 बजे से 8 बजे के बीच में हमारे पास 100-150 लोग इकट्ठे हो गए कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलती। हमने वहाँ पे जो बैनर था उसको हटाया, उसको जलाया। उसके बाद हमने अपने पार्षद को फ़ोन किया। उस समय कि यहाँ पे हमारे पार्षद हुआ करते थे आलोक कुमार जी, वो आए एकदम एक ही फ़ोन पे वो आ गए अपनी टीम लेकर के। उन्होंने भी हमारे को पूरा सहयोग करा। और उसी दिन हम रात को फिर पटेल नगर थाने में गए। हमने वहाँ पे बता दिया यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तो उस समय फिर जो मेयर हुआ करते थे यहाँ के विधायक जी थे चमोली जी, वो आए, उन्होंने भी हमारा समर्थन करा कि यहाँ पे दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन उस मोमेंट से मेरे अंदर इतनी मतलब उत्सुकता हुई, इतना मतलब मेरे अंदर जोश आया कि नहीं मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर है क्षमता। मैं मतलब एक मनोबल जो होता है ना वो बढ़ा वो मेरा। टर्निंग पॉइंट हो गया आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल, वो टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे लिए बहुत बड़ा। तो मैंने कहा नहीं मैं कर सकती। तो उसके बदला फिर मैं थोड़ा मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में स्वीपर नहीं आते थे, मैंने स्वीपर लोगों के जो सुपरवाइजर थे उनको फ़ोन करा, वो लोग आए। उन लोगों ने यहाँ पे मतलब वो लोग भी मुझे पहचानने लगे थे कि मतलब वो जब भी आते मेरा दरवाज़ा खटखटाते, मैडम हम आ गए। तो वो पूरा हमारे मोहल्ले की सफाई करके चल जाते थे। उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। एक फ़ोन पे वो लोग आ जाते थे। फिर ये लाइटें वगैरह ख़राब होती है हमारे इधर, जो ये द्रोण मार्बल के पास की गली है, उन गलियों में लाइटें नहीं हुआ करती थी। तो रात को इतना अंधेरा रहता था कि अगर कोई लड़की वहाँ पे जा रही हो और तो कोई भी उसके साथ मतलब कुछ घटना घट सकती थी, किसी ने छेड़ दिया या कुछ कर दिया, तो वहाँ के लोग थे वो मेरे पास आए। तो वो कहने लगे कि भाई यहाँ पे लाइटें नहीं है और हमें डर लगता है, रात को सब्जी सुब्जी लेने आते हैं। तो मैंने उस समय फिर निगम गई, मैं वहाँ से आकर के मैंने वहाँ पे 6 खंभे लगवाए। 2018 की बात है, 6 खंभे वहाँ पे लगाए, लाइटें वगैरह लगवाई मैंने। इसके लिए मैं अपने जो हमारे मेयर साहब थे चमोली जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके पास जब भी गई उन्होंने मेरे काम को हमेशा किया है। तो ऐसे ही मतलब मेरे अंदर आता रहा जोश आता रहा। फिर ऐसे ही करते करते हमने 2021 में अपनी संस्था खोली, महिला उत्थान सशक्तिकरण ट्रस्ट। तो उस समय हमारे विद्या विहार के लोग थे, उनको मैंने एक ही फ़ोन में बोला। तो जिस दिन हमने यहाँ पे अपना इनॉग्रेशन किया अपने ऑफिस का, तो हमने बहुत छोटा सा प्रोग्राम रखा था। तो हमने कहा हमारी जो सबसे बुजुर्ग जो महिला होंगी या जो सबसे आगे काम करने में रहती है और हमेशा अपने साथ के लोगों को लेके चलती है, तो विद्या विहार की हमारी एक चकमोला मैडम थी, उनको हमने कहा कि इनके हाथों हम अपने यहाँ का इनॉग्रेशन करवाएंगे। बट ये खबर हमारे विधायक जी तक पहुँची, तो वो भी आए। तो हमने तो उन्हें यही कहा, हमने कहा बहुत छोटा प्रोग्राम है सर, आप इस प्रोग्राम में कहाँ आ पाओगे। उन्होंने कहा नहीं हम आएंगे। वो आए हमारे यहाँ पे, तो फिर हमने इनॉग्रेशन करा। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी संस्था को रजिस्टर क्यों नहीं कराते। तो एक मतलब मनोबल सा मिला कि भाई ये भी हमारे साथ हैं। फिर हमने अपनी संस्था को उन्हीं के कहने पे, आज मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मतलब हमारे को इस लायक समझा और उनके कहने पे उन्होंने हमारे को कुछ लोगों के नंबर दिए, वहाँ गए, बायोलॉज वगैरह बनवाया, अपनी संस्था का काम करवाया। हमने 9 सितंबर 2021 में अपनी संस्था की स्थापना की। तो वहाँ से आज हम पहुँचते पहुँचते यहाँ तक आ गए कि आज देहरादून में आधा देहरादून तो कम से कम हमारी संस्था को जानते ही है। यहाँ तक कि सीएम साहब भी हमारी संस्था को जानते हैं, क्योंकि हमारे पोर्टल के जरिए उनके तक काफ़ी शिकायतें गई हैं। तो वहाँ से एलआई वाले भी आते रहते हैं। कभी किसी उसमें हम सीधे उन्हीं से संपर्क कर लेते फिर क्योंकि उन्होंने हमको सुविधा दे रखी है कि भाई हमसे मतलब पोर्टल में डालो तो वो शिकायत को सुनते हैं। तो अभी मई 2024 की बात हुई है ना, 24 की 25 की 24 की। तो यहाँ पे शराब की दुकान खुली थी पथरी बाग पे। तो वहाँ पे 8 मई को वहाँ पे ओपनिंग होनी थी। तो हमारे पास वही संस्था से कई लोगों का लेटर आया। तो मैंने यहाँ पे संस्था ये दुकान खुल रही है और हमारे बच्चे यहाँ एकेडमी में आते हैं। तो फिर हमने भी उसमें हमने कदम उठाया, उसमें हम गए वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे उस समय फिर हमने सीएम पोर्टल में डाला, तो 6 महीने के लिए उन्होंने निरस्त कर दी थी।
तो हमें नहीं पता था ये 6 महीने के लिए निरस्त होती, उन्होंने अस्थायी तो लिखा था, बट हमें नहीं पता था 6 महीने बाद ये फिर ओपन हो जाएगी। 6 महीने बाद फिर यहाँ पर अभी अप्रैल की बात होगी सर, नहीं जनवरी फरवरी नहीं 25 में आ गई थी। अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ पे फिर धरना प्रदर्शन करा, 24 दिसंबर, सॉरी दिसंबर 24 में हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन करा। तो हमने वहाँ पे दुकान को नहीं खोलने दिया, लेकिन फिर जब हम डीएम साहब के पास भी गए, सीएम पोर्टल में भी डाले, बड़ी निराशा हुई हमें कि मतलब हम उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके मानक के उस पर वो सही बैठ रहा है, लेकिन हमारे उसके हिसाब से तो नहीं है। वो लड़ाई हमारी अभी भी चल रही है, लेकिन हम अभी भी उसके लिए हम प्रयत्नशील है कि वो दुकान हम वहाँ से हटवाएंगे। और हम चाहेंगे कि भाई हमारी बहनें तो तत्पर रहती लेकिन दूसरे संगठन भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाए। तो हम ऐसी जो ग्रॉसरी के नाम पे इन्होंने शराब की दुकानें खोली हैं, उस पर हम यहाँ देहरादून के अंदर पूरा बंद करवा सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने क्या कर दिया है, एक तरफ तो कहते हैं नशा मुक्त हम देश बनाएंगे, बट इन्होंने कर दिया है कि नशा मुक्त नहीं, नशा युक्त बनाओ। घर घर का बच्चा जो है आराम से शराब लेने जाए। पहले तो लड़के जाते थे उस पे ठेकों पे, लेकिन अब लड़कियां भी ग्रॉसरी की दुकान में आराम से जा रही है, ले रही है। तो ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। तो इसकी तरफ भी हम प्रयत्नशील है कि यहाँ पे देहरादून के अंदर जितनी भी ग्रॉसरी प्लस वाइन की जो दुकानें हैं, हम उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं और अपने ईश्वर पे भरोसा है कि शायद हम कामयाब हो जाएंगे। और हमें आप जैसे संगठनों का भी साथ चाहिए, तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी हम लोगों को इसमें मतलब आगे बढ़ने में हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। धन्यवाद मैम। अभी कितने आप बताइए कितनी संस्थाएं रन कर रही हैं इस टाइम पे आपकी? इस समय हमारी 3 संस्थाएं तो रन अप पे हैं और 2 संस्थाएं हम खोलने वाले हैं, एक दूधली में और एक हमारी है नई बस्ती चुक्कूवाला में। तो दूधली में भी हमारी शायद 1-2 महीने के अंदर खुल जाएगी और यहाँ पे भी हमारी 2 महीने कम से कम लगेंगे हमें 2 संस्थाएं और खोलने में। और इस समय जहाँ तक है हमारे साथ मतलब अपने कारगिल क्षेत्र की बात कहूँ तो 500-600 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे को तन मन धन तीनों से हमारे को सहयोग करती है। जब उन्हें हम कहते हैं तत्पर हमारे साथ रहती है। तो इस संस्था में आप क्या ट्रेनिंग देती हैं, क्या करती हैं, कैसे रन करती हैं? शुरुआत तो देखो हमने अचार से की थी। जब हमने जिस दिन हमने यहाँ पे अपना वो किया था, हमने अचार बनाए, हमारी बहनों ने अचार बनाया, मिर्च का अचार बनाया, लहसुन का बनाया और नमक उन्होंने पीसा सिलबट्टे में। वो नमक भी हमारा इतना फेमस हुआ कि लोगों ने हमसे लिया, हमारे पास बचता ही नहीं था कुछ भी। फिर चाय पत्ती का मसाला बनाया, वो भी हमारा सब कुछ बिका। फिर मन में आया कि देखो अचार घर घर की नीड तो है, पर साल भर में ख़त्म होता है, कोई कितना अचार खाएगा। तो फिर हमने फोकस किया धूपबत्ती और अगरबत्ती में। तो उसका काम हमारा जो है सिंगल मंडी और कुसुम विहार से हम लोगों का चल रहा है और इसकी मार्केटिंग हमारी ऋषिकेश लक्ष्मण झूला जहाँ पे हमारी शाखा है, वहाँ से हमारी मार्केटिंग होती है। तो कितनी महिलाओं को रोजगार मिला अभी तक आप? अब रोजगार तो देखो हमने नहीं दिया है, बट हाँ हमने उन्हें रोजगार की तरफ प्रेरित जरूर किया है, ट्रेनिंग्स वगैरह दे करके। और वो ट्रेनिंग ली है उन्होंने हमसे और उसके आधार पे वो लोग मतलब इसमें काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैंने उनसे वादा किया है कि भाई तुम प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट की चिंता आपको नहीं करनी है। मैम गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है आपको? अभी तो हमारे गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली है। जो भी खर्चा होता है हमारी बहनों के द्वारा होता है। जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उसमें हम लोग जो है आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। जिसने जितना भी दे दिया उस हिसाब से हम उसके आधार पे उस प्रोग्राम को करते हैं और बाकी जो रही सही कमी रहती है उसको मैं अपने खर्चे से पूरा करती हूँ। तो अभी तक हमारे को 1 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। कभी आपने ट्राई नहीं किया जैसे बस सीएम से है और नहीं ट्राई तो 3 साल हो गए ना, थोड़ा बैलेंस पे फोकस करें। आफ्टर 3 इयर्स मतलब हम आगे 3 साल के बाद जो संस्था हो जाती है उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अभी एटीजी का रजिस्ट्रेशन भी आपका? हाँ जी वो भी होता है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि एक बार ऑडिट करवा के फिर हमको प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे फिर गवर्नमेंट के। देखिए अब आगे कैसे होता है। अभी समूह का एक एसएचजी ग्रुप भी है पाइपलाइन जी में, वो अभी आगे हाँ जी समूह बना के तो बहुत लोग रन कर रहे हैं। समूह तो हमने बनवाया है बनवाया उन्नति है। स्वयं सहायता समूह के नाम से, कौन सा लेकिन कौन सा? अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, रजिस्टर करवाना है। उसमें हमारी बहनें काफी जुड़ चुकी कौन सा हैं। वाला बताया आपने? उन्नति स्वयं सहायता वो समूह, धूपबत्ती अगरबत्ती अच्छा। का धूपबत्ती अगरबत्ती। ठीक है।
आते हैं मेरे पास कुछ उसका एफिडेविट वगैरह जाता है, वो मैंने बनाया है उनका शायद जी याद है। और कुछ थैंक यू।